Good afternoon, viewers. It's a privilege to introduce our distinguished guest, an acclaimed poet, translator, travel writer, and editor. Through her remarkable work, she has enriched Indian literature while building meaningful bridges across languages and culture. Her translations bring diverse literary voices to new readers, and her traveling writing beautifully uh, captures the spirit of places. She has represented Indian literature at numerous national and international forums, earning widespread recognition for her outstanding literary contributions. We look forward to exploring the stories behind her words and her creative journey. Viewers, please join me in warmly welcoming Dr. Rati Saxena. Rati ji, welcome to the show. नमस्कार, थैंक यू। आप अपने आप को जो आपसे कभी जो पहली बार मिलेगा, आप कैसे इंट्रोड्यूस करिएगा अपने आप को? थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, ये बहुत कठिन क्वेश्चन होता है। पहली बात तो मैं किससे मिल रही हूँ, डिपेंड ऑन दैट। जी। अगर मैं एक लिटरेरी पर्सन से मिलूंगी तो नेचुरली आई विल से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड इंडोलॉजी. I think and I write and my language is poetry, and I love to travel. So this is the shortest I can say. लेकिन हमारे व्यक्तित्व में केवल इतना ही तो नहीं होता है, हम बहुत कुछ होते हैं, स्पेशली बीइंग ए वुमेन वी आर मेनी थिंग्स टुगेदर. तो ये शॉर्टेस्ट है. अगर लिटरेरी पर्सन से मिलना है तो हम ऐसा कह सकते हैं. अदरवाइज we have many aspects of our personality, and we cannot highlight all the aspects at a time. जी. तो आपको पहली बार कब ऐसा लगा that you would like to write poems and writing journey आपने कब पहली बार explore किया? Hey, this is actually a very difficult thing for me, for personally me, क्योंकि because I don't belong to a family or in my surrounding there was no writer. I was reading from a very early age. मैंने कोई 6-7 से ही मैंने novels वगैरह, प्रेमचंद वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था. लेकिन राइटर का एक बहुत बड़ा स्टेटस था माइंड में, तो कभी सोचा नहीं कि हम राइटर बनेंगे. Second thing, I was more open, more comfortable in speaking out. I was a good debater or good. मैंने थिएटर, मतलब स्कूल थिएटर जिसे कहते हैं, नाटकों में और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में संस्कृत थिएटर नाटकों में इसमें भाग लिया और आई वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल देयर. वो मेरे लिए सबसे प्रिय जगह थी जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती थी, मुझे अच्छा लगता था. तो ये राइटिंग तो मेरी डायरी में आती थी, वो ऑटोमेटिकली आती थी. और वो भी मैं राइटर हूँ ऐसा सोच के नहीं आई थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो संस्कृत था. संस्कृत की राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है और आई वाज राइटिंग इन हिंदी ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली. सो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो लिख रही हूँ वो क्या है. धीरे धीरे पता पड़ा. और लेकिन फिर क्या हुआ कि जब होता है उस जमाने की 70s की जैसे मैरिज हुई, उस समय के मैं एक काफी पॉपुलर स्टूडेंट रही थी, डिबेटर और एजुकेशन और नाटक वगैरह में. तो नेचुरली मेरा, और आई वाज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, तो मेरा जो एरिया था वो बहुत बड़ा था. और आप शादी के बाद में आपका बहुत एरिया छोटा हो जाता है. सडनली आई फील कि आपको एकदम वो बना दिया जाता है कि आप 18th सेंचुरी की बहू बन जाए, आदर्श बहू बन जाए. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. सेकंड थिंग कि मैं राजस्थान की थी और वहां से मेरी मैरिज हुई, तो मेरे हस्बैंड इसरो में थे, तो वो केरला में. तो लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग वाज, और आई वाज ओनली 21 years old. तो हर चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मुझे घर के फ्रंट में भी स्ट्रगल था और बाहर के फ्रंट में भी स्ट्रगल था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, और दे डोंट एक्सेप्ट इट दैट टाइम कि भाई आप बाहर से आए और आप उनके यहाँ कुछ करने लगे. तो मेरे लिए दोनों ही बहुत खतरनाक चीजें थी. और मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करना पसंद करती थी, फिर भी नहीं कर पा रही थी. तो आखिर में डायरी ही बची थी. तो जो पहली कविताएं वगैरह तो डायरी में ही आई.
और फिर इसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपना स्टडी को कंटिन्यू रखा। मतलब मैंने पीएचडी पूरी की, फिर मैंने आगे भी पढ़ाई, बल्कि बीएड भी किया उसके बाद, और धीरे धीरे मैं एंटर की यहाँ की सोसाइटी में, केरला। तो बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट लैंग्वेज है, हिंदी का कोई एक नहीं था उस समय, हिंदी के जर्नल्स भी नहीं आते थे, मैगजीन्स भी नहीं आती थी, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। तो हर फ्रंट में ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई किसी ने 30 फीट नीचे कुएं में डाल दिया हो, ऐसा मुझे महसूस भी होने लगा था। तो सफोकेशन, आउट ऑफ सफोकेशन अपनी डायरी तो रंग रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी जब जॉब लगी हिंदी प्रचार सभा में, ट्रेनिंग कॉलेज में, तो वहां पर कुछ ये हिंदी के नाम पे जो पखवाड़ा वगैरह के नाम पे कवि सम्मेलन होते, तो फिर उसमें मैंने अपनी डायरी से कविताएं पढ़नी शुरू की। तब किसी ने कहा कि आप इसको भेजती कहाँ है, क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं तो जानती नहीं हूँ कहाँ भेजना चाहिए। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लिटरेचर, और मुझे पता भी नहीं था कि हिंदी का, लिटरेचर का, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं था ना, वैदिक स्टडीज, पहले संस्कृत था, बीए प्री डिग्री ऑनवर्ड संस्कृत, बीए ऑनर्स वगैरह सब। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये समूह क्या है, कैसा है। तो मैं इसमें एंटर कर गई, और इस तरह से फिर अब मैं जब वंस में टाइम लगा मुझे, लेकिन मैं जब इसमें लिखने लगी, जब मेरा कुछ कुछ छपने लगा, तो फिर लिखने की आपकी इच्छाएं ज्यादा होती है। जी। तो आपका लाइक व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग, आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आपकी राइटिंग जर्नी में? कोई नहीं रहा, मैं खुद रही। अपने अपना जो आसपास जो देखती थी, थकती थी, करती थी, वही रहा। क्योंकि आप जब इतने सारे बड़े बड़े राइटर से अलग रहते हैं जी, और इतने दूर रहते हैं, और हाँ ये जरूर था कि आप जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा ओपनिंग होती है कि आप लगते हैं कि हाँ, अभी तक तो आप कविता अपने आप लिख रहे हैं, अब ये कि आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि कोई टीचर नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई आसपास कोई नहीं है। तो आप ये धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपको कैसे किस चीज को हैंडल करना है, ये अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है। और इसीलिए मेरी जो कविताएं हैं वो हिंदी क्षेत्र से, हिंदी पट्टी से बहुत अलग है, क्योंकि और उस कारण से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया हिंदी पट्टी ने ज्यादा, क्योंकि उनको लगती, क्योंकि वहां तो सब एक लिख रहा है, उसी तरह से सब लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी कविताएं बिल्कुल अलग हो गई। तो हिंदी पट्टी में उन्होंने एक्सेप्ट भी बहुत लेट ही किया है मुझे। तो कोई ऐसा मेरा नहीं था कि मैं इसको देख के कवि बन गई। जी जी। तो आप बहुत सारी जगह, यू ट्रेवल्ड अ लॉट, एंड अलग अलग जगह आपने देखे हैं, लोगों के संग इंटरेक्ट किया होगा। तो हाउ हैज दैट शेप्ड योर राइटिंग, मतलब उसका क्या योगदान रहा है? मेरा जो ट्रैवल है वो पोइट्री से शुरू हुआ था जी। पोइट्री के कारण ही हुआ, क्योंकि जब क्योंकि मैं साउथ में थी, और मेरा तो ऐसा हुआ कि मुझे लोकल लेवल पे भी कम्युनिकेट करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना था कि बेटर आई ट्रांसलेट माई सेल्फ इन इंग्लिश। तो मैंने ब्लॉग्स बनाए थे, और उन ब्लॉग्स के कारण ब्लॉग में मैंने अपनी कविताएं डाली इंग्लिश वाली। तो एक इटालियन पोएट राइटर थे, उन्होंने पढ़ी और ही वांटेड टू ट्रांसलेट इट। ऐसा मेरा शुरू हुआ फर्स्ट जर्नी। तो उनको बहुत पसंद आई, जो यहाँ इंडिया में हिंदी क्षेत्र में जिसके बारे में बात नहीं हो रही थी, वहां पर उनको बहुत ज्यादा पसंद आई। तो फिर इस तरह से वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद मैं पोइट्री फेस्टिवल्स में ही मेरा नाम वहां पर जाने लगा, और पोइट्री फेस्टिवल्स में गई। तो ये जो बाहर जाना है वो दो तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो मैं पोइट्स के बीच में जा रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं वहां देख रही हूँ, सीख भी रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरा यह कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप अपनी जमीन पे लिख रहे हैं। यू कैन नॉट लीव योर वे। आई हैव टू राइट एन इंडियन पोइट्री ओनली। If I write a poetry in English way or their style, then I will be not an Indian poet. मुझे अगर इंडिया ही उसमें आएगी, थोड़ा इंडियन फिलोसफी और इंडियन वे ही आएगा, तभी वो पोइट्री इंटरनेशनल बनेगी।
नहीं तो उनके लिए वो यूजलेस हो जाएगी, वो भी तो वैसा ही लिख रहे हैं जैसा हम लिख रहे हैं. That is why I never other writings I am writing, this is my research work I am doing in English, but poetry I am writing in Hindi only, क्योंकि उसी से मैं वो लिख सकती हूँ जिस जमीन पे मैं जुड़ी हुई हूँ, और जब मेरी जमीन आएगी तो ही वो उन लोगों को समझ में आएगी. दूसरी बात कि बाहर जाने से बहुत सी बातें जो हिस्ट्री नहीं बताती है, जो हमें कोई कुछ फिल्में भी नहीं बताती हैं, बहुत सी बातें पता पड़ती हैं. हम हिस्ट्री को अपने आंखों से देखते हैं, हम लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं, दुनिया अच्छी लगने लगती है, दुनिया इतनी खराब नहीं है जितनी हम सोचते हैं, जितना हम डरते हैं. और फिर आपके बहुत से अच्छे मित्र भी बनते हैं. आप ये देखते हैं कि मतलब लाइफ क्या है, उसको पढ़ने के लिए भी समझ में आता है. तो मुझे लगा कि हमारे एटीट्यूड भी बदल जाता है, कि हम उनके बारे में, जैसे अब चाइना के बारे में हम लोगों, क्योंकि मैंने तो चाइना वार देखी है बचपन में, तो एक अलग मेंटेलिटी थी चाइना के प्रति. लेकिन जब मैं पोइट्री फेस्टिवल से 2012 से मैं वहां पे जाने लगी, 6-7 पोइट्री फेस्टिवल्स में गई, तो मुझे लगा कि दे आर ऑल्सो लाइक अस, वो भी हमारे जैसे हैं. हाँ, उनकी भी पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन एज ए ह्यूमन दे आर लाइक अस. तो इस तरह से आप धीरे धीरे दुनिया को देखते हैं, और दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे. तो ये समझ में भी आता है, आप सीखते भी हैं उनसे, लेकिन अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकते. राइट. तो आपने ट्रांसलेशन क्यों चुना, और जब आप ट्रांसलेट करती हैं तो आप किस तरह के, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू लाइक टू ट्रांसलेट, एनी स्पेसिफिक वर्क? ट्रांसलेशन भी मुझ पे फोर्स किया गया था, मैंने चुना नहीं था, क्योंकि उस समय तो ट्रांसलेटर का, जब मैंने ट्रांसलेशन शुरू किया था तो ट्रांसलेटर का नाम तक नहीं होता था. ट्रांसलेटर का नाम भी नहीं होता था, अगर केवल लेखक का नाम होता था, ट्रांसलेटर का नाम भी नहीं होता था. और फिर क्या हुआ कि जब मैं केरल में थी, और यहाँ पर केरल में बहुत से जो हिंदी राइटर्स उस समय बहुत आते थे हिंदी प्रचार सभा वगैरह में, तो वो ये कहते थे कि जो मलयालम पोइट्री है, उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोइट्स थे यहाँ पे, तो वो मलयालम पोइट्री को हमें हिंदी में नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अच्छा ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है. स्पेशली लाइक अयप्पा पणिक्कर आदि जो बहुत मॉडर्न थे, बालामणि अम्मा जो बहुत ट्रेडिशनल थी, उनका ट्रांसलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है. जो लोकल करते होंगे उनमें, क्योंकि हमेशा ट्रांसलेशन आपकी जो सोर्स लैंग्वेज है, जो आपकी एम लैंग्वेज है, वो उसमें होना चाहिए, वो उसमें परफेक्शन होना चाहिए. तो मुझसे कहा कि आप ट्रांसलेशन कीजिए. लकीली मुझे अयप्पा पणिक्कर जो बहुत मॉडर्न पोइट थे, उनके पास भेजा गया. वहां से मैंने ट्रांसलेशन शुरू किया. जब मैं ट्रांसलेशन शुरू किया तो मुझे 2 चीजें हुई. एक तो ये कि मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री पढ़ने को मिली, जो मुझे पता पड़ा कि ये भी पोइट्री है लाइफ में, दिस इज ऑल्सो पोइट्री. सेकेंड थिंग कि मैंने ये देखा कि यहाँ पर हम उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, कि वो एक छोटी छोटी चीजों पर कविता बना सकते हैं, जो अब हिंदी में अब आने लगी है, पहले इतना नहीं आता था. लेकिन और उसमें तो इस तरह से मैंने सीखा. दूसरी बात क्या हुआ कि ये मुझे कहा गया तो मैं बात बात करती गई. इसके बाद फिर मुझे पोइट्री ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट आने लगा. और फिर मैं, क्योंकि जर्नल भी निकालती हूँ, तो जैसे आप देखिए कि मेरे पास मैंने एक इशू निकाला था जैसे पोलिश डायस्पोरा का, जिसमें वो पोलिश लोग पोएट थे जिनके पेरेंट्स को उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था, और उनके साथ जो क्रूएल्टी हुई थी, उसको पोइट्री में उन्होंने में प्रेजेंट किया था इंग्लिश में. तो और वो इतनी क्रूएल्टी, जबकि वो यहूदी नहीं थे, जूस नहीं थे, और उनका दोष इतना ही था कि वो पोलैंड में रहते थे, और पोलैंड को उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्री समझे, जबकि उनके ऊपर अत्याचार सैनिकों ने किया था, और रेप और वगैरह ये सब चीजें बहुत कॉमन थी. तो जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो ऐसी चीज है कि दुनिया के सामने लानी चाहिए. तो इस तरह से मैंने उनका ट्रांसलेशन किया भी, उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन भी किया. इस तरह से मैं जो कुछ बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है इंटरनेशनल पोइट्री में, जो मुझे लगता है कि हमारी लैंग्वेज में आना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, वो मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है.
दुनिया बहुत में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम युद्ध से भी सीख सकते हैं, पीस से भी सीख सकते हैं। वो सब कुछ सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांसलेशन इस तरह से मेरी लाइफ में जुड़ा। तो आपने बोला कि आपको ट्रांसलेशन फोर्स किया गया, बट वंस यू स्टार्टेड ट्रांसलेशन तो आपको अच्छा लगने लगा? बिकॉज देखिए, ट्रांसलेशन करते हैं हम तो बहुत सारे लोग होते जो किसी भाषा में नहीं पढ़ पाते, तो व्हेन दे रीड इन देयर ओन लैंग्वेज दे रिलेट टू इट मोर। तो आपको कैसा रहा वो करना, दैट जर्नी, हाउ वाज इट? एंड जब आप ट्रांसलेट करती हैं तो मतलब यू कैन चेंज द कंटेंट, तो आपको पूरा वैसे ही रखना पड़ता है या थोड़ा बहुत अपने आइडियाज लगा के थोड़ा चेंज करती हैं? देखिए, ट्रांसलेशन जब मैंने शुरू किया था 94 में, उस समय तो बहुत मुश्किल था। कोई कंप्यूटर आपके पास, आज तो आप गूगल से ट्रांसलेशन करके उसके मीनिंग में पहुंच जाइए, तब तो कुछ नहीं था। और आपको उसका सहारा लेना पड़ता था, ये जो डिक्शनरीज का सहारा लेना पड़ता था। और मलयालम वाज, आई हैव ट्रांसलेटेड डायरेक्ट फ्रॉम मलयालम, तो बहुत मुश्किल पड़ती थी मुझे। तो उस वो जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में मुझे एक बार फिर से क्वेश्चन कर दीजिए, शायद मैं भूल गई हूँ। मतलब ट्रांसलेशन जब आप करती हैं तो डू यू चेंज द कंटेंट या ना, वैसा ही रहने देती हैं? कोशिश करती हूँ कि कंटेंट नहीं चेंज हो, जी। क्योंकि अगर मैं कंटेंट चेंज कर दूंगी तो उसमें क्या होगा कि जो लोग, जो इसका स्थानीयता है वो खत्म हो जाएगी। इट हैपेंड विद मी कि एक मैंने कारूर का जो बहुत फेमस है कायर, उसका एब्रिज फॉर्म का था, मैंने ट्रांसलेशन किया। अब उस समय की जिस कल्चर की ये बात है, जहां पर ये बात हो रही थी, वो 2000 200 250, अब तो 250 साल पहले की बात है। उस समय यहाँ पर मैरिज सिस्टम नहीं था, संबंधम था। संबंधम और मैरिज में दोनों में अंतर था। या आज भी राजा नहीं, राजा का बेटा नहीं राजा का बनता है, जो भी है रानी है, लड़की, वो राजकुमारी जो है, वो उसका बेटा, बहन का मतलब राजा की बहन का बेटा या बेटी राजा बनती है। तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक था। तो महाराजा नहीं होता था, राजा होता था और महारानी होती थी, और वो दोनों भाई बहन होते थे। मतलब महारानी है वो भाई बहन है, रानी साथ में नहीं रहती थी। ऐसे बहुत से कल्चर थे। शादी के लिए वो उसको पुडवा दिया जाता था, यानी कपड़ा दिया, शादी नहीं, उसको संबंधम कहा जाता था। ये सब मैंने शब्द वैसे रख दिए, और वहां पर एनबीटीटी के लिए दिया। उन्होंने उसको कहा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने संबंधम को सगाई कर दिया। सगाई शब्द इनके होता ही नहीं था, है ना। उनकी जो ड्रेस थी नेरियत वगैरह, उसको साड़ी कर दिया। पुडवा को उन्होंने मंगल साड़ी कर दिया। उससे बिना पूछे ही एडिटर ने ये सब चेंज ला दिए। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि वो कायर कैसे रहा, वो तो कल्चर ही खत्म कर दिया ना आपने। आप तो ये बता रहे हैं कि मात्र सत्तात्मकता में क्या था, और आपने उसके कल्चर को खत्म कर दिया। हाँ, आज के केरल में वो कल्चर नहीं है, लेकिन आपने उस समय के कल्चर को खत्म कर दिया। आज का जो केरल है वो बॉलीवुड से फेमस कल्चर हो गया है, उससे बहुत वो हो गया है। आपने उनके कल्चर को खत्म कर दिया। तो ये एडिटर ने किया। तो इसलिए फिर मैंने जो नॉवेल्स वगैरह, कहानी वगैरह का ट्रांसलेशन करना बंद कर दिया। कविता में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत आप यू कैन चेंज ना। आप बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं वहां की, अब जैसे ये पोलिश डायस्पोरा की है, वो बात करता है कि माय मदर वाज रेप्ड, है ना। मुझे तो लिखना ही पड़ेगा किसका बलात्कार हुआ, उसकी मेरी माँ का बलात्कार हुआ। अब आपके कल्चर में ये नहीं होता है कि माँ के बलात्कार के बारे में बात करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं, तो हमको वो लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ है। तो ये और वो तो आप उस कल्चर को कैसे कर देंगे। या मोलेस्टेड नहीं है, उसने सीधा रेप वर्ड का प्रयोग किया है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और वो तभी आप उसकी जो रियलिटी है वो लेकर रहेंगे। कुछ पोइट्स होते हैं कि जैसे नॉर्वे के एक पोइट थे, तो उनके अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब भेजा तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। तो हम लोगों के कम्युनिकेशन चला कि ये कविता क्यों लिखी गई थी, उस समय आपकी मेंटलिटी क्या थी, आप क्या सोचते थे, क्या करते थे। तब जाके फिर है ना मैं उसके अनुवाद को कर पाई। तो बहुत, जैसे एक इंग्लिश अमेरिकन पोइट है,
उसका ट्रांसलेशन किया, मैंने सोचा इसका अमेरिकन बैकग्राउंड होगा, लेकिन देखने से लग रहा था कि इसका मैक्सिकन लैटिन अमेरिकन बैकग्राउंड है। फिर मैंने उसको मेल भेजी कि भाई कहाँ का बैकग्राउंड है, तब पता पड़ा कि उसकी वाइफ जो है मैक्सिकन है, वो काफी सालों तक फादर के साथ में ये साउथ अमेरिका में रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सी चीजें, अब तो बहुत आसान भी हो गया कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं थी। तो इट्स अ टफ जॉब। और मुझे तो ट्रांसलेशन से, मेरा पहली बुक को ही साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल गया था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे जबरदस्ती कहना पड़ा कि मैं अब ट्रांसलेशन नहीं करूंगी तो करती हूँ अपने लिए। जी। तो रति जी, आपकी बहुत सारी किताबें भी हैं, सो आउट ऑफ दैट विच बुक इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और क्यों, मतलब व्हाई इज इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत है कि कविता तो जब मेरे पास आती है और मेरे पास एक बार पॉलिश हो गया, तो कविता जब आती है तभी लिखती हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने 2 किताबों में की है। एक तो है ये पोइट्री थेरापी की बुक है, जो उस पर मैंने बहुत रिसर्च किया था, और मैंने करीब 2-3 साल 3 साल लगाया था, क्योंकि उसको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये सब करने में ही, मटेरियल इकट्ठा करने में ही मुझे बहुत टाइम लगा था। और इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, और मैं इंग्लिश में इसलिए करना चाह रही थी कि ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा। और तो मुझे हर पॉइंट में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इसलिए जिसमें आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप उसको पसंद भी ज्यादा करते हैं। दूसरी बुक मेरी अभी कंप्लीट हुई है, अभी पता नहीं पब्लिशर के पास भेजी है, वो है द कॉस्मोलॉजी ऑफ कॉस्मोलॉजी, द इक्वेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी इन वैदिक लिटरेचर। वो भी मेरी एक्चुअली क्या करना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जो मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट था उसमें थोड़े से पॉइंट्स थे, और उसके बाद फिर मैंने जब क्योंकि वैदिक स्टडीज मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो जब मैंने ये लगाया कि ध्यान लगाना शुरू करा, कि ध्यान ने मतलब मेरे दिमाग में आया कि उन लोगों ने कॉस्मोलॉजी को किस तरह से देखा है, फ्रॉम नासदीय सूक्त टू उपनिषद। तो यहाँ पर इसमें भी मैंने बहुत समय लगाया है, क्योंकि इसमें हालांकि ये 100 पेज की भी बुक होगी, 100 मतलब शायद छपने के बाद 150 हो जाए, पता नहीं, लेकिन उसमें मैंने बहुत मेहनत इसलिए की है कि उसमें मेरा मुझे हर जगह मैं रुक जाती थी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो ये इसके बाद में फिर मैं अपने आप को छोड़ देती थी, फिर मैं करने लगती थी। तो इसमें 4-5 साल लगाए मैंने, और वो पूरी हो गई है, आई होप कि छप जाए। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आप कह रहे थे थोड़ा रुक गए, थोड़ा आपने टाइम लगाया, तो देयर समथिंग कॉल्ड अ राइटर्स ब्लॉक। तो कभी आपको, डिड यू एवर फेस दैट सिचुएशन कि अब हो गया, अब मैं नहीं लिखूंगी, या आप थोड़े परेशान हो गए, ऐसा कभी फेस किया आपने? एक्चुअली राइटर्स ब्लॉक ऐसा नहीं आया, जैसे क्योंकि मैं 4-5 पे एक साथ काम करती हूँ। मेरे कई है, जैसे मेरा ट्रेवलॉग्स वगैरह का एक होता है, फिर वैदिक वाला एक होता है, फिर पोइट्री एक होती है, फिर मैं अभी मैंने ऑटोबायोग्राफी भी मैंने की थी, उसको फिर बार बार रिवाइज कर रही हूँ, वो एक होता है। तो इस तरह से मैं बहुत से क्षेत्रों में काम करती हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो होता है, मैं करा किया, उसके बाद मुझे लग रहा है मुझे नहीं समझ में रहा, I switch off that subject for side. Then for 1 or 2 days, I give myself a little rest, and then I go to different subject. तो दूसरी फाइल खोल लूंगी मैं। तो मेरे कंप्यूटर में हमेशा 3-4 फाइलें खुली ही रहती हैं, और काम करूं या ना करूं, मैं खोलती जरूर हूँ कंप्यूटर। और चाहे मैं एक शब्द भी ना लिखूं, फिर भी मैं खोलती हूँ और कुछ सोचती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ अगर नहीं होता है। Because I think you know that I'm suffering for cancer for 5 years. हाँ, so that is why हमेशा कंटिन्यू कर भी नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं मेरी जो मैंने एक वो भी लिखी है ऑटोबायोग्राफी, जैसे आईसीयू में ताओ करके, मतलब उस समय कैंसर पीरियड की,
वो शायद आप लोगों की निगाह में नहीं आई है, आप लोग चाहेंगे तो मैं भेज दूंगी। तो उस समय जो मेरी सफरिंग थी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड टारगेट थेरेपी, आफ्टर दैट ओनली, आज के बाद तो मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई। तो इन सब पीरियड में मैं मेंटली पोइट्री के करीब रही, वो इसी तरह से मैंने अपने आप को सरवाइव किया। तो बिल्कुल ब्लॉक हो, ऐसा ब्लॉक नहीं होता जैसे मैंने सुना है, दिमाग चलता रहता है, नहीं लिखूं नहीं लिखूं, कंप्यूटर खोलूंगी, वो कुछ नहीं हुआ तो 2 लाइन ही लिख के फिर रख दूंगी, बस, एकदम ब्लॉक नहीं करती। तो ये शायद आपके और मेरे बीच में कुछ तो टेलीपैथी है, बिकॉज मैं आपसे ना एग्जैक्टली यही चीज पूछने वाली थी कि मतलब राइटिंग जर्नी में आपका क्या चैलेंज रहा, एंड व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज। एंड आई थिंक जो आप कह रहे हो, आप कैंसर सर्वाइवर हैं और आईसीयू के टाइम पे आपने शायद वो चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में लिखा। सो उसका थोड़ा बताइएगा। ये चैलेंज तो लाइफ में मेरे शुरू से ही आया, मैंने बताया ना कि ऐसी जगह शादी हुई है यूपी में, तो मेरे मदर इन लॉ को तो 18th सेंचुरी के बहू चाहिए थे, वो मेरा चैलेंज था। 10-15 साल तो उस पर निकला। फिर जब आपके बच्चे ग्रो करने लगते हैं, आप काम कर रहे हैं हाथ से और आपके दिमाग में कविता गूंज रही है, या मैं स्कूटर से ऑफिस पे कॉलेज जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में कविता गूंज रही है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, फिर इसको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, कविता को संभाल के रखना पड़ता है कि शाम को आके मैं लिख लूं। तो ये चीजें तो चैलेंज था ही लाइफ में। इसके बाद मेरा जब मैं घूमना शुरू कर दिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैं निपट गई, मैं फ्रीडम हो गई, मेरी लाइफ में पूरी तरह से फ्रीडम हो गई। जैसे अभी मैं कहूँ तो मैं ऑलमोस्ट फॉर 20-30 ईयर्स आई एम कम्प्लीटली फ्री। तो इसके बाद में ये चैलेंज आ गया कैंसर का। तो कैंसर का चैलेंज भी उस समय भी देखिए, जब मेरे 21 में डिटेक्ट हुआ था, तो 2021 में हम लोग पोइट्री फेस्टिवल चला रहे थे ऑनलाइन, 10-10 दिन का था, और उसमें बहुत से मैं बीमार थी, फिर भी इसी कमरे से हम लोग 10 डेज का पोइट्री फेस्टिवल चला रहे थे, और ये हो रहा था दिसंबर में। और उस समय मुझे हर्पीस थी, फिर भी मैं कर रही थी, बीमारी भूल जाती थी मैं। इसके बाद फिर मैं करीब अब मार्च में या अप्रैल में, 3 अप्रैल को ही शायद मेरा सर्जरी हुई कैंसर की, तो 2 महीने के अंदर ही ये डिटेक्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर ये बहुत समय तक तो मैंने ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स थे वो चलाए, अभी भी हम लोग चला, फिर नहीं चला पाई मैं। तो फिर मैंने आप बताया ना कि मैंने नोट कर, अब मुझे याद नहीं होगा कि क्या लिखा, क्योंकि आप, एक बहुत अच्छी बात होती है राइटिंग में, इफ यू राइट डाउन देन यू विल गेट रिड ऑफ दोज मेमोरीज, है ना। जो मेरे पेनफुल मेमोरीज थी वो वाइप आउट हो गई मेरे दिमाग से। तो ये सबसे अच्छा होता है, तो वो मैंने सब लिख लिया। तो इस तरह से ये मैं फिर भी काम करती रही, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि 30 ईयर्स से तो मैं काफी फ्री हूँ राइटिंग के लिए और अपने ट्रैवल के लिए और सबके लिए। चैलेंज को हम, इसको लाइफ है, इसको चैलेंज के रूप में ले कैंसर को, या फिर मैंने तो शुरू से जो ऐसी, आपने, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मेरी डोरिस कलेवा ने भी कहा था कि मैं शुरू से ऐसी कविताएं लिखती थी जो ऑटोमेटिकली मेरे पास आती थी, कि जिसमें पेन से, बहुत पेन से एक कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन विद द पेन। तो उसमें ये मैंने जैसे माइग्रेन पे या स्लिप डिस्क पे या डी पेन पे, इस तरह से मैंने कविताएं लिखी थी। ये शायद इम्पैक्ट मेरा अथर्ववेद के कारण भी आया होगा, जो उसके मंत्र है उसमें, उसे बीमारी से कम्युनिकेट करना। तो मैंने कैंसर को, जैसे कहते हैं ना कि आई विन ओवर कैंसर, वो मैं नहीं कहती, क्योंकि कैंसर इज पार्ट ऑफ माय बॉडी, वो अलग नहीं है मुझसे। तो मैं उसको पे कैसे जीतूंगी? अगर वो आया है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलती है, मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी को मैंने वो नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था, या मेरे इमोशंस ने इस तरह से इकट्ठे होके अब मेरे पे आक्रमण कर दिया। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि ये दिस डिजीज इज नॉट योर एनिमी एंड यू हैव टू लिव विद इट, तो फिर थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाती है।
तो रति जी, आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं व्हाइल योर राइटिंग जर्नी, यू मेट मेनी पीपल। कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसे किसी शख्स से मिले जो जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत दिल को छू गया हो, या सम मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर? many many of them, many of them. कभी कभी आप समझ ही नहीं पाते हैं कि अ, आप जानते नहीं हैं, बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपको इतना वो हेल्प करते हैं। जैसे मैं इटाली गई थी तो 2-3 बार, मैं दोनों तीनों बार इटाली में रोबर्टो पिपरोना थे, ही इज अ पोएट, और वो मुझे उन्होंने पूरे रोम की जो कहानी है, तो रोम साउंडिंग, सो रोम की जो कहानी है एक अलग तरीके से सुनाई, क्योंकि वो मुझे सब जगह लेके गए, घूमे सब जगह, उनका कुछ नहीं लेना देना था मुझसे, तो उन्होंने अलग ढंग से, अलग तरीके से रोम की कहानी सुनाई, क्योंकि ही वाज एक्चुअली he born at the time of Second World War, so he was always moving and telling the stories of the. So I have not seen the city as a tourist go and see. I have seen, I have read the stories between क्या हुआ, ये क्या हुआ, वहां पर, यहाँ पर जूस आए थे, उनके घर में ऐसा हुआ था, ये सारी जो जूस नहीं, वो यहाँ पर नाजीज आए थे और उन्होंने कैसे किया था, ये सारी स्टोरीज मैंने उनके मुंह से सुनी। तो वो एक्चुअली होता है ऐसे ही। एक बार टर्की में एक, वो तो चिल्ड्रन राइटर थे, वो हर जगह ले जाके, जैसे बच्चों जैसे हर जगह ले जाके वो घुमाते, दिखाते थे, ये ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो वो जो स्टोरी जो मैं राइटिंग की देखती थी, जो उसकी देखती थी लोगों की, वो बिल्कुल अलग थी। जर्मनी में एक महिला मिली थी जो मुझे, एक मेला जैसा लगता है वहां पे, शी वॉज ए पेंटर एंड शी वॉज आर्टिस्ट, और वो मिट्टी के खिलौने बना रही थी। She was 2 years old when the war was there, and she took me to Munich, all the मतलब places, और बताया देखो ये बिल्डिंग है, इसमें ये बिल्डिंग टूट गई थी, इसकी ये विंडो है, ये आर्टिफिशियल है, एक एक स्टोरी, क्या क्या कहते थे, क्या करते थे। तो इस ऐसे बहुत से आपको मिले हैं, बहुत से, और उनसे फिर बाद में कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहते, और हम मैं भी नहीं समझ में आता, टच में भी नहीं रह पाते। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, उनके कारण मैंने दुनिया देखी। अगर मैं जाती और मैं एक टूरिस्ट जैसे जाती और मैं कोई देख कर आ जाती, दैट वाज डिफरेंट। लेकिन जब वो आपको कहानी सुना रहे हैं, एंड दे आल्सो हैव सच ए बिग हिस्ट्री, दे आर कैरिंग हिस्ट्री विद देम, तो वो बहुत कुछ नया सीखने को हो जाता है। तो आई होप दे आर अलाइव नाउ, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन, दे डोंट रिप्लाई इवन, बट ये सारे मेरे लिखे भी हैं उन सब के बारे में। तो ये सब बहुत से लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने बिना कोई पहचान, बिना कोई जान पहचान के मुझे बहुत हेल्प किया। तो कहते हैं ना, पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना, हमेशा हम पढ़ना लिखना एक साथ यूज करते हैं। सो डू यू थिंक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ राइटर? यस, एक्चुअली मैं तो अच्छी खासी रीडर थी, लिखना तो मुझे पसंद ही नहीं था, क्योंकि आई एम लिटिल बिट डिसलेक्सिक इन राइटिंग, आई एम वेरी स्लो राइटर, इसलिए मैं नॉवल नहीं लिख पाई, क्योंकि उस समय हाथ से लिखना पड़ता था और मेरा दिमाग जल्दी भागता था, तो मैं लिख नहीं पाती थी। और पोएट्री तो आप लिख लेते हैं, लेकिन लिखने से लिखना एक अलग क्रिया है। जब आप सोचते हैं उसको लिख लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आपका पढ़ने से तो आप गेन कर रहे हैं, कुछ चीजें आ रही है, आपके पास आ रही है, आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं। लिखने से क्या हो रहा है कि आपके पास जो चीजें हैं वो आप निकाल रहे हैं। तो ये जैसे जस्ट लाइक ए रिवर ना, ये टू वे थिंग्स है, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो टेल मी समथिंग, मतलब do you think is it important for us to read first and then write,
या अपने आप थॉट्स आ जाते हैं एंड देन वी राइट, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, कोई ऐसी बुक जिसने आपकी थोड़ी परसेप्शन लाइफ के बारे में चेंज किया हो? नहीं, मेरे लिए तो अपने आप ही मेरे थॉट्स आए थे और वो आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबके पास आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हाउ टू मैनेज विद दिस थॉट्स। हाँ, कभी कभी हम क्या, अच्छा होता क्या है कि अगर इफ यू आर रीडिंग समथिंग देन यू आर स्टार्टेड कॉपिंग। मैंने बहुत से यंग लोगों को देखा, वो करीब करीब जैसे निराला जैसा लिखने लगेंगे या कैसा लिखने लगेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना आप ही लिखें। और दूसरा ये है कि इफ यू आर रीडिंग ए लॉट, दैट इज गुड वन वे, बट इट कैन इम्पैक्ट योर राइटिंग। तो आप जरूरी नहीं कि आप कविता ही पढ़े, अगर कवि हैं तो आप नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ना, तो कुछ भी है, बहुत कुछ है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी कुछ पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने अभी हमारे कृत्य में एक आया था, वो उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, वो सर्जन है, बॉम्बे में हार्ट सर्जन है, एंड ही इज राइटिंग सच ए ब्यूटीफुल पोइट्री। तो एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि वो जो पोइट्री लिखते हैं, तो उसमें जैसे ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे चीड़ फाड़ करते हैं ना, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के वैसा करते हैं। तो आपका कुछ स्किल तो आपकी राइटिंग में आ जाएगा, बट आई फील दैट रीडिंग इज, पहले पढ़ो फिर लिखो, वो जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और क्रिएटिव पीपल आर रियली जीनियसेस। तो उनकी एक अपनी लाइफ होती है, अपने जीने का तौर तरीका होता है। बट अकॉर्डिंग टू यू, डू यू फील दैट क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन कैसे बैलेंस हो सकता है? डिसिप्लिन इन विच सेंस? आई मीन लाइक राइटिंग डिसिप्लिन, या एक कोई रूटीन पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, या जब आपके थॉट्स आते हैं सिर्फ तभी लिख दो, दैट काइंड ऑफ। इन इंडियन सोसाइटी, स्पेशली इन माय जनरेशन, औरत को टाइम कब मिलता है कि वो डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन फॉलो करे? मेरे पास तो बहुत साल तक राइटिंग टेबल ही नहीं थी। बच्चों के पास थी, मेरे पास नहीं थी कि मैं बैठ के जहां पर अपने लिख सकूं। कहाँ देता है सोसाइटी, कहाँ देती है? सबसे नेग्लेक्ट चीजें होती है। आप लिख रहे हो तो किसी पे एहसान थोड़ा ना कर रहे हो, ये वाली बात हो जाती है। मेरी जनरेशन के लोग, आजकल मॉडर्न में होगा, आप जैसे यंग जो मैन है, वो अपना सुबह, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह चाय पीता हूँ, फिर मेरे पढ़ने लगता हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी ना, मुझे तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो हाँ, मैं मन में गुस्सा आएगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो डिसिप्लिन तो फॉलो कर ही नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, अ, मेरे साथ ये जरूर है कि मैं थोड़ी ना अराजक भी हूँ। जब मेरा मूड होता है तभी मैं काम करती हूँ। मतलब मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती, और जब लिखती हूँ तो लिखती जाती हूँ, नहीं लिखती हूँ तो बिल्कुल नहीं लिखती हूँ। मैंने बताया ना, मेरा लैपटॉप खुला रहेगा, मैं अपना ही लिखा इधर उधर देखती रहूंगी। होगा तो लिख लूंगी, तो लिख लूंगी, नहीं लिखूंगी तो बिल्कुल नहीं लिखूंगी। थोड़ी अराजक हूँ। हाँ, एक समय जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, दैट टाइम आई वाज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। मैं 8-10 घंटे काम कर रही थी, क्योंकि उस समय क्योंकि मैं लेट आई थी ना लिटरेचर में, तो मैं 40s में आई थी एक ऑलमोस्ट, तो मुझे अपना स्पेस बनाना था। तो उस समय मैंने 10-10, 12-12 घंटे काम किए थे। अब तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में ही काम करती हूँ। तो रति जी, एक बात बताइए, जैसे आपने पुराने जो कवि हैं, जैसे रविंद्रनाथ हैं, एंड इंग्लिश के भी बहुत पोएट्स हैं, हिंदी के भी हैं, तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बड़ी अलग थी। और आजकल के जो राइटर्स हैं उनकी बिल्कुल अलग है। तो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डू यू फील दैट लिटरेचर हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? हाँ, बदलना चाहिए ना, राइटिंग स्टाइल तो बदलना चाहिए। लाइफ बदल गई, रहने का स्टाइल बदल गया, सब कुछ जी। बदल गया, तो बदलना चाहिए। अभी हम मुक्तिबोध, आई लव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं हिंदी राइटिंग में। अके वगैरह से ज्यादा मुझे मुक्तिबोध प्रभावित करते हैं। लेकिन मुक्तिबोध की जैसा हम कॉपी तो नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं तो, मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी ये है कि आई शुड राइट व्हाट यंग पीपल कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ कि जो मेरे समय पे लिखा जाता था, अगर मैं वैसा ही लिखने लगूंगी तो यंग पीपल मेरे पास मेरी कविता क्यों पढ़ेंगे?
राइट। तो उनको भी तो होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये स्ट्रगल हो गया कि मैं अपने से, अपनी उम्र से 20 साल नीचे मतलब लिखूं, या उनके 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 बारे में समझूं, या उनका जैसा लिखूं मैं। तो ये होता है। लेकिन चेंज तो होना चाहिए ना। जैसे हम उनके जैसे क्यों लिखेंगे? उनकी अपनी अपना स्टाइल था, और ये हमेशा बदलता है ना। पहले तो हिंदी ही नहीं थी, थी तो हर भाषा में अलग अलग होता है। संस्कृत का में भी कालिदास का अलग है, शूद्रक का अलग है, माघ का। क्या हम उनके जैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और अब यहाँ पे हिंदी में भी वीर गाथा काल, भक्ति काल वगैरह सारे काल हुए, हम उनके जैसे नहीं लिख सकते। इवन अगर हम उनके वो फॉलो कर लें, जैसे दोहा अगर हम फॉलो भी करें, कुछ लोग करते हैं, तो उसको भी मॉडर्न वे में लिखना पड़ेगा। आज की समस्या लिखनी पड़ेगी, आज की प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी, आज की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो बदलना बहुत जरूरी है। एंड एवरी पोइट हैज टू चेंज हिज और हर स्टाइल। तो अगर आपने जो 10 साल पहले लिखा है, आप दोबारा खुद को लिखेंगे, वही लिखेंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई। राइट। तो टेल मी समथिंग, आपकी बकेट लिस्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम करना चाहती हैं? यू वुड लाइक टू राइट अबाउट समथिंग पर्टिकुलर? या मैंने बताया ना, 3 प्रोजेक्ट मेरे खुले हुए हैं। उसमें जी। से हाँ, ऑलमोस्ट एक हो गया, जैसे एक ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अगर फाइनलाइज हो जाएगा, उसको एडिटिंग वगैरह फिर से करनी पड़ेगी। वो है इक्वेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी इन वैदिक स्टडीज। वो मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा हो गया है। सेकंड मेरी ऑटोबायोग्राफी है, वो आउटसाइडर की डायरी। उसको थोड़ा सा मैं उसमें डिफरेंट वो करना चाहती हूँ, डिफरेंट एंगल करना चाह रही हूँ, तो उस पर वर्क हो रहा है मेरा। और तीसरा मेरा द स्टोरीज ऑफ निषादास, वो डिफरेंट एंगल में है, वो भी हो रहा है। इसके अलावा मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं आगे क्या काम करूंगी। हाँ, कुछ मेरे जो ट्रेवलॉग है वो बाकी हैं, जिन मैं गई थी, उनके नोट्स हैं, लेकिन मैंने उनको पूरा लिखा नहीं है। उनको पूरा करूंगी। और फिर इसके बाद फिर मैं शायद एक पोइट्री लिखनी है मुझे, जो जो मेरी एज पे ही, या हो ओल्ड एज पे ही हो, जो डेथ के करीब जाती है, उस पे काम करूंगी। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर जैसे हम आप वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, मान लीजिए अगर आपको कोई हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से किसी से आपको अगर बात करने का मौका मिले एज अ टॉक शो, आप किससे बात करना चाहेंगे? मुक्ति बोध से। ओके, एंड व्हाई सो? उन्होंने अपने जमाने से बहुत आगे का सोच लिया, देख लिया। उन्होंने अंधेरे बंद कमरे में, अगर आज भी अंधेरा बंद कमरा है, तो और उस समय देखा जब बाकी लोग नहीं देख पाए, तो बहुत आगे का देखा। और उनकी लाइफ तो बहुत सिंपल थी, और उन्होंने कैसे इतना आगे का सोचा, कैसे इतना उन्होंने उसकी जो इमेजेस वो लेकर आए, वो किस तरह से वो इमेजेस लेकर आए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज जो हम महसूस करते हैं, वो उसमें है सफोकेशन, छटपटाहट, दर्द, पीड़ा, बाहर निकलने की जो हर तकलीफ हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी महसूस कर रहे हैं, वो उनकी ये कविताओं में है। तो वो नेचुरली उनसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो आप अपने थॉट्स और एडवाइस थोड़ा आजकल के यंग राइटर्स के संग शेयर करना चाहेंगी? आई मीन योर एडवाइस टू देम। ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जो सोचते हो वो लिखो, लिखने के बाद में सोचो, जो लिखा है उसको रख दो, क्योंकि लिखा हुआ अपने आप परिपक्व होता है। वो लिखा है वो कच्चा है, कुछ समय बाद वो परिपक्व होगा। उसको छापने की जल्दी मत करो, पब्लिसिटी के पीछे मत भागो, क्योंकि क्या होता है कि कच्ची चीजों पे पब्लिसिटी ज्यादा मिल जाती है। बहुत खराब कविता पे आपको फेसबुक में बहुत लाइक मिल जाएंगे,
वो आपकी ग्रोथ को कम कर देंगे। क्रिटिसिज्म से मत डरो, क्रिटिसाइज वही करेगा जो आपको पढ़ेगा। मोस्टली लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखते हैं तो वो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन आपने अच्छा लिखा है और उन्होंने पढ़ा है तो वो अच्छा नहीं लिखा है तो वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो इन सब चीजों से मत डरो। और कविता तो सबके लिए है ना, एवरीवन शुड कम इन इट। ये नहीं है कि वही हिंदी का मास्टर ही लिखेगा कविता, ऐसा नहीं है, या इंग्लिश का टीचर ही लिखेगा कविता, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस योरसेल्फ, और इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की भी बात नहीं है। और समटाइम आई फील कि मैं कविता अपने लिए लिख रही हूँ। मैंने कविता क्यों लिखी उस समय? वो तो डायरियां थी ना मेरी। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि मैं छपूंगी। तो अगर मैं उस समय सफोकेटेड फील कर रही थी और उसको मैंने वर्ड्स दिए, तो उससे क्या हुआ कि मेरा वो सफोकेशन डिसअपेयर हो गया। क्योंकि जो भी चीज आप लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो छपे। वो आप लिख लेते हैं तो आपका पेन और सौरो वो सब डिसअपेयर हो जाता है। कविता क्या पेन एंड सौरो की भी नहीं है। वैसे क्या है कि ये दुनिया जो है इस समय क्या हर काल में बहुत ही बुरी स्थिति में होती है। हम केवल अपने बारे में भी नहीं लिख सकते, हमें दूसरों के बारे में भी देखना पड़ता है। हमें आंखें खोल के रखनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं ना पॉजिटिव रहो, कोई बुरी चीज मत सुनो, बहुत ये करो, ये सब ऐसे बहुत सी बातें चल रही है। अगर आप पॉजिटिव ही रहेंगे तो आप जो दुनिया में नेगेटिव चल रहा है उसको कैसे समझ पाएंगे? और जब तक आप नेगेटिव को समझ नहीं पाएंगे तो आप पॉजिटिव, आप उसको नकार कैसे पाएंगे, उसको डिसलाइक कैसे कर पाएंगे? और अनलेस यू डिसलाइक देम, आप कैसे उसको हटा पाएंगे? अब जैसे हम लोग के होता है जैसे वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट वगैरह में, तो अभी वार चल रही है, वो इंडिया की नहीं, आपकी वहां पे कोलंबिया की, वेनेजुला की, और वहां से, लेकिन या अफ्रीका का कुछ होता है, तो हम लोग सब अपनी वॉइस उठाते हैं, पोइट्री रीडिंग्स वगैरह करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हम ये सोचे अरे हमारे यहाँ थोड़ा हो रहा है, इंडिया में कुछ नहीं है। नहीं, बिकॉज इट इज अ वॉइस अगेंस्ट सम कॉज। तो आपको सब खुला रखना पड़ता है अपने माइंड को। और दैट्स ऑल, एज ए पोएट यू कैन डू दिस थिंग ओनली। जो भी देखो सोच समझ के करना चाहिए। हाँ। और ये जल्दी भी मत करो। क्या होता है कि मैंने देखा है, जैसे अब कल कुछ बात हुई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आज 100 कविताएं फेसबुक में आ गई। वो लिक्विड होती है, वो मतलब ऐसा होता है कि केवल आवेश में लिख दिया, वो नहीं है। आप कोई भी चीज को करते हैं उसको डाइजेस्ट करिए, उसको समझिए। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगी वो नहीं तो इट्स नॉट अ वोमिटिंग, इट्स लाइक ए एक्सप्रेशन। सो ये बहुत सी चीजें हैं ध्यान रखने की। तो अगर आप पोएट नहीं, पोएट जी, अगर आप पोएट नहीं होती तो कोई और प्रोफेशन जो आप चूज करती? मुझे तो अगर मैं तो पोएट होती ही नहीं अगर मुझे थिएटर में काम मिल जाता। मुझे तो बेस्ट चीज है ना थिएटर या रंगमंच ही लगता है। आज भी मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, और इंटरनेशनली मुझे इसलिए भी पसंद किया जाता है कि आई एम गुड इन प्रेजेंटिंग माय पोएट्री, तो इसीलिए वो मुझे पसंद भी किया जाता है। तो मैं तो पोएट होती भी नहीं, थिएटर में मुझे मौका मिल जाता, नहीं मिला मौका इसलिए पोएट हो गई। मेरे भाग्य में यही लिखा था। अच्छा है ना, तो एटलीस्ट आपकी कविताएं हम पढ़ पाएंगे। पढ़िए सो ना। वन लास्ट क्वेश्चन टू रैप अप। ज़ेना फैमिली, हमने आपका टॉक शो कराया, तो सब फ्यू वर्ड्स फॉर ज़ेना फैमिली। मुझे, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। मैंने आपकी देखी बाद में, जब आपने बताया था ज़ेना फैमिली के, तो आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, और इस तरह से आप वॉइसेस को ला रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, शायद मेरा तो परिचय आपसे होगा भी नहीं, लेकिन फिर आपने मतलब मेरी वॉइस तो मोस्टली साउथ में हूँ ना, तो दबी रहती है, इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं होती है। उसके बाद भी आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, उससे एक तरह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मैंने देखा कि नॉट ओनली लिटरेचर, इन मेनी वेज यू आर वर्किंग ना, वो बहुत सारी चीजों में आप काम कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा।
So it was lovely having you on the show, and आपसे सीखने को मुझे भी बहुत कुछ मिला, and wishing you all the best for your upcoming projects. And till then, take care of your health. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye.